second video of the theme 3, that is kingship, caste and class, early societies. So we cover the few topics critical edition of the Mahabharata and kingship and marriage. And the next topic that we will cover is rule of marriage. So let's start the chapter. While sons were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this the framework. मीन्स कि जो सन्स होते थे, जो बेटे होते थे उस टाइम पीरियड पे, उनको ये माना जाता था कि वो हमारे लोगों के वंश को आगे बढ़ाएंगे, और जो डॉटर होती थी उनको डिफरेंट फ्रेमवर्क में देखा जाता था. दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, और उनका कोई क्लेम नहीं होता था. जो भी हाउस होल्ड का रिसोर्स होता था या फिर प्रॉपर्टी होती थी, जो भी होता था वो सन्स का होता था. एट द सेम टाइम मैरिंग देम इनटू फैमिलीज़, और ऐसा माना जाता था कि उनको हम जो गर्ल्स होती थी उनकी मैरिज हम दूसरी जगह कर दे, ये डिज़ायरेबल माना जाता था. और जो बड़ी फैमिलीज़ होती थी उनकी जो वुमेंस होती थी, उनकी फैमिलीज़ में जो बड़ी फैमिलीज़ होती थी वो क्या करते थे, carefully regulate, they ensure that they were married to the right person and the right time. कि जो बड़े घरों की औरतें होती थी उनके लिए ये इंश्योर किया जाता था कि वो सही टाइम पे सही इंसान से शादी कर लें. और इसी चीज़ ने एक बिलीफ को जन्म दिया, दैट इज़ कन्यादान, और गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वॉज इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी टू द फादर. और गिफ्ट देना लड़कियों को शादी में, ये एक रिलीजियस, इसको रिलीजन से जोड़ दिया गया कि ये कंपलसरी है करना, जो कि आज तक इंडियन वेडिंग्स में फॉलो की जाती हैं. इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, जैसा कि हम पहले 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बहुत नए नए टाउन्स इमर्ज हुए, लाइक कुरु, पांचाल, मगध, ये सारे नए टाउन जो इमर्ज हुए थे उस टाइम पीरियड पे. जो लोग हैं, पीपल फ्रॉम द नियर, वो आते थे अपना सामान खरीदने और बेचने, बाई एंड सेल प्रोडक्ट एंड शेयर द आइडियाज़ इन द अर्बन मिलियो, और अपने जो आइडियाज़ होते थे, जो व्यूज़ होते थे, उनको एक्सचेंज करते थे. तो जब ये आइडिया का एक्सचेंज होने लगा तो जो पुरानी रीतियाँ चली आ रही थी, जो पुराने बिलीफ थे, उन पे क्वेश्चनिंग भी उठने लगी. तो जो ब्राह्मण्स थे, रिस्पॉन्डेड बाय द लेइंग डाउन द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर इन अ ग्रेट डिटेल. तो उन्होंने एक रचना की जिसमें उन्होंने सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए लोगों का, इसके बारे में डिटेलिंग करी, और उन्होंने इस सोशल बिहेवियर को कंपाइल किया, और संस्कृत में था ये टेक्स्ट, और जिसका नाम दिया धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क सच वर्क is Manusmriti was compiled between the 200 BCE to 200 CE. और इस जितने भी सोशल बिहेवियर के ऊपर एंटाइटल किए गए थे डिटेलिंग, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या थी, मनुस्मृति. तो जो ब्राह्मण्स थे, ऑथर ऑफ दीज टेक्स्ट क्लेम दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी. तो जो ब्राह्मण थे उस टाइम पीरियड के, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, जो भी कृतियाँ दी हैं उस टाइम पीरियड पे, उनमें क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है. लेकिन बहुत ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी होने के कारण सब कॉन्टिनेंट में, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने की वजह से कम्युनिकेशन में जो ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस थे वो उस तरह नहीं रह पाया, धीरे धीरे कम होता गया. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में दिया गया है 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसमें से जो फर्स्ट 4 हैं उनको कंसीडर किया जाता है एज अ गुड मैरिज, एंड जो लास्ट 4 हैं उनको कंसीडर किया जाता है बैड, और मतलब अच्छा नहीं माना जाता है, और नॉट एक्सेप्टेड ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, और उनको ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. तो ऐसी मैरिजेस को जो ब्राह्मण्स होते थे वो कंडेम करते थे. इज़ द गोत्र ऑफ वुमेन.
तो ये जितने भी गोत्र हैं हमारे इंडिया में मेनली पाए जाते हैं, उसमें ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर वैदिक सीड, यानी कि वो किसी न किसी साधु से जुड़े हुए हैं. ऑल ऑफ दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डेसेंडेंट. और जो भी एक सेम गोत्र से बिलोंग, एक फैमिली के माने जाते हैं या फिर एक कास्ट के माने जाते हैं. दो चीज़ गोत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. एक तो वुमेन जो है वो अपनी फादर का गोत्र छोड़ देती है आफ्टर मैरिज एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज, और अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेती है. इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दो सेम लोगों की ऐसे दो लोग जो सेम गोत्र से बिलोंग कर रहे हैं उनकी कभी शादी नहीं हो सकती, वो मैरिज नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ प्रैक्टिस इवन टुडे. जो वुमेन है वो अपना फादर का गोत्र छोड़ के अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट करती हैं, और अभी भी हमारे मैरिजेस में हम सेम गोत्र में शादियां नहीं करते हैं. अब हम देखेंगे कि जो रूलिंग लीनेजेस थी, जो सतवाहन थे जो रूल करते थे उस टाइम पीरियड पे, उन पे इन गोत्र का क्या प्रभाव था, क्या इम्पैक्ट था, इसके बारे में देखेंगे. तो सतवाहन रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सतवाहन रूलर वर द पॉलीगोनस, मतलब कि उनकी मोर देन वन वाइफ होती थी, एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती थी उनकी. तो और जो सतवाहन रूलर्स होते हैं इंडिकेट द मेनी ऑफ देम हैड नेम्स डेराइव फ्रॉम द गोत्र सच एज गौतमा एंड वशिष्ठा. और जितने भी सतवाहन रूलर्स होते थे उनके जो नाम हैं, गोत्र हैं, वो कहाँ से डेराइव्ड होते थे, गौतमा और वशिष्ठा से. देयर फादर्स गोत्र, यानी कि अपने फादर के गोत्र से. और जो सतवाहन की वाइफ थी उन्होंने अपने फादर का ही गोत्र अडॉप्ट किया, अपने हस्बैंड का गोत्र जो है वो अडॉप्ट नहीं किया. तो ये जो ब्राह्मणिकल रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग नहीं था, इसके अगेंस्ट था. और कुछ ऐसी वुमेन्स भी थी सतवाहन रूलर्स के पास जो कि सेम गोत्र से भी बिलोंग करती थी, और इसको कंसीडर किया गया एज ए एक्सोगेमी. एक्सोगेमी मीन्स कि जो रूल्स के अगेंस्ट हो. तो हम ये एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो सतवाहन रूलर्स थी वो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखे गए रूल्स थे, जो भी डिटेलिंग थी, वो उसको फॉलो नहीं करते थे. पॉइंट इज़ वर मदर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वी हैव सीन दैट द सतवाहन रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स नेम डिराइव फ्रॉम दैट मदर, यानी कि वो अपने मदर का नाम लेके आगे चलते थे. लेकिन जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये कहा था वी नीड टू बी कॉशियस, मीन्स कि हमें ये तो पता चल गया कि हम जो सतवाहन थे वो अपने मदर का नेम लेके आगे चलते थे, तो लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता है कि उस टाइम पीरियड पे जो मदर थी वो इम्पॉर्टेंट थी या नहीं थी. क्योंकि जो थ्रोन का उस टाइम पीरियड में सतवाहन का सक्सेशन होता था वो क्या होता था, पैट्रिलिनियल होता था, यानी कि जो सन होता था उसी को वो राजगद्दी मिलती थी.